Hello everyone, welcome to MDC Learning SYBCom Financial Accounting and our today's topic is piecemeal distribution of cash. और थियोरी पार्ट अगर पूछोगे कि मैं थियोरी पार्ट में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि piecemeal distribution of cash मतलब क्या है. यानी यहाँ पे अगर मैं टॉपिक को ही ब्रेक करके आपको बताऊं तो क्या बोला है, पीस मील, ठीक है, यानी पीस यानी टुकड़े टुकड़े कर दो, ठीक है, और मील यानी ऑब्वियसली बांट दो, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बांट दो, ठीक है, यानी किसी मील के टुकड़े कर दो और बांट दो, और वो कोई मील क्या होगा, कैश होगा, है ना. यानी करना क्या है बेसिकली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश में कि ना सर डिसोल्यूशन हम फॉर्म करते थे. तो डिसोल्यूशन कैसे फॉर्म करते थे, एक फर्म है जहाँ पे दो से ज्यादा एक से ज्यादा पर्सन काम कर रहे हैं, तो हमने उस फर्म को बोल दिया कि चलो ये पार्टनरशिप फर्म है. ऑब्वियसली लाइक फॉर एग्जांपल अगर वहां पे 3 पर्सन हैं, तीनों काम कर रहे हैं और एक टाइम के बाद तीनों का मन होता है कि ना अब हम काम नहीं करना चाहते, एक काम करते हैं, चलो फर्म को डिसॉल्व कर देते हैं, हाँ बंद कर देते हैं, ठीक है. तो अब अगर फर्म में आप ये बंद करना चाहते हो तो इसका मतलब क्या कि अभी ये फर्म में एक्टिविटीज नहीं होंगी कोई भी, है ना, और कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी मतलब फर्म में ऑब्वियसली एसेट्स होंगी, लायबिलिटीज होंगी, एक बैलेंस शीट तो होगी ना फर्म की, यस ऑफ कोर्स होगी. तो बेसिकली करना क्या है, जब ये फर्म बंद करना है तो एसेट्स को मार्केट में बेच देंगे और उसके अलावा फिर जितनी भी लायबिलिटीज है वो पे कर लेंगे, और एसेट्स या तो मार्केट में बेच दोगे या तो फिर अगर किसी पार्टनर को चाहिए होगा तो वो ले लेगा, एंड फिर ले दे के सब सुलट के और घर पे चले जाओगे, ठीक है ना. यानी कंप्लीटली आप ये फर्म में बाइंग सेलिंग का काम बिल्कुल बंद कर दोगे और जो कुछ आपके पास है सब बेच के भाई तुम तुम्हारे घर जाओ और दूसरा दूसरे घर जाए और तीसरा तीसरे घर जाए और मैं मेरे घर जाता हूँ, ऐसे, है ना. यानी जितने पार्टनर्स थे सबने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे फर्म को डिसॉल्व कर दिया. यानी पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश. अच्छा, अभी इसके बाद हमेशा की तरह सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है, क्वेश्चन पढ़ना. जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, आधा सोल्यूशन वहीं पे हो जाता है जब आपको क्वेश्चन समझ में आता है. कि क्वेश्चन समझना वेरी इंपॉर्टेंट गर्ल्स. क्वेश्चन पढ़ो, समझो, एक बार क्वेश्चन समझ में आया तो इसका मतलब फिर सोल्यूशन तो फटाफट और बहुत अच्छे से होगा, ठीक है. सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे करके क्वेश्चन पढ़ेंगे. मैं आपको पूरा क्वेश्चन बताने वाली हूँ. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि क्वेश्चन हमारे को 2 सेक्शन में आएगा. एक सुंदर प्यारी अच्छी छोटी सी बैलेंस शीट होगी जिसको हमें ब्रेक करना है, और दूसरा हमारे पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी जैसे फाइनल अकाउंट्स में होती थी, पर फाइनल अकाउंट्स में पॉइंट वाइज बहुत सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन होते थे. यहाँ पे वो सारे एसेट्स बिके नहीं बिके, पार्टनर ले गया नहीं ले गया, लायबिलिटी पे किया नहीं किया, इन इन्फॉर्मेशन दे रहे, ठीक है. जैसे पहले रिजोल्यूशन में दे रहे थे 12th स्टैंडर्ड में, को थोड़ा भी याद हो तो सेम वैसा ही है, पर आप इसको डिसोल्यूशन की तरह ट्रीट नहीं करोगे, ये थोड़ा डिसोल्यूशन से इजी वाला मेथड है, ठीक है. सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा. फिर से कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछेंगे, ठीक है ना. मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, आप लोग प्लीज ये क्वेश्चन चाहिए तो बुक में लिख लीजिए, नोटबुक में, सो दैट आपको मार्किंग के लिए अच्छा हो जाएगा, या फिर आपके स्क्रीन पे ही आप देखिए. पंडित, शर्मा एंड कर्मा, है ना, अच्छा नाम है. पंडित है, शर्मा है और कर्मा है, ओके. आदि पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:2:1. 4:2:1 के रेशियो में क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं. दे डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म as on 31st March 2017. They have decided to dissolve. Okay, अब उनको काम नहीं करना और वो अपना बोरिया बिस्तर बांधना चाहते हैं, ओके. और उस दिन जिस दिन वो उन्होंने डिसॉल्व करने का फैसला लिया, उस दिन उनकी बैलेंस शीट क्या बोल रही थी कि तीनों पार्ट का बैलेंस दिख रहा था. पंडित का बैलेंस 2 लाख रुपए था कैपिटल का, शर्मा का 1,20,000 था, एंड कर्मा इज इन्वेस्टिंग 30,000 एज एन बिजनेस. अच्छा, एक भाइयों ने लोन भी ले रखा था, 10% लोन भी ले रखा था, जिसके बदले कोई सिक्योरिटी नहीं थी, 80,000 उसका वैल्यू था. अच्छा, उसके बाद फिर अपने पास बिल का पैसा भी पे करने लगा 60,000 रुपए, और तो और क्रेडिटर्स भी थे 60,000 के. उसके अलावा एसेट्स में देखोगे ना तो आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग था 1 लाख का, प्लांट एंड मशीनरी थी 3 लाख रुपीज की, डेटर्स थे 90,000 के, स्टॉक था 69,000 का, कैश एंड बैंक 1,000 रुपीज के,
है ना। तो एक अच्छी सी टैली होती हुई बैलेंस शीट आपके सामने 5,60,5,60 पे। एडिशनल इंफॉर्मेशन के नाम पे उन्होंने क्या दिया है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विल बी ₹1,500 टू बी प्रोवाइडेड, यानी रियलाइज करना यानी बेचना। तो ये एसेट्स को बेचने के लिए, लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए दे हैव 1,500 रुपीज का बैलेंस इन देयर हैंड। ठीक है, उनके हाथ में 1,500 रुपए थे जिसका इस्तेमाल करके वो ये सब करने वाले थे। देयर आफ्टर ऑल received should distributed among partners। अच्छा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए 1,500 रुपया रख दिया और उसके बाद फिर जो भी कैश बचता वो लोग क्या करते हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते। द अमाउंट वे रियलाइज्ड एज फॉलोड। सबसे फर्स्ट इज रियलाइजेशन। पहला रियलाइजेशन कितने का हुआ, 1,20,000 का। दूसरा रियलाइजेशन हुआ 1 लाख रुपए का। थर्ड रियलाइजेशन इज गिविंग 1,58,000 एंड फोर्थ रियलाइजेशन इज गिविंग 55,400। ये जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ रियलाइजेशन हुए हैं ना, ये रियलाइजेशन का मतलब आपने पहली बार में एसेट्स बेचा है, दूसरी बार में एसेट्स बेचा है, तीसरी बार में एसेट्स को सेल किया है और चौथी बार में एसेट्स को सेल किया है। सिर्फ ये यही बोलना चाहते हैं। ठीक है, ये 4 बार में आपने एसेट्स को सेल किया। अच्छा, अब ये 4 बार में एसेट्स को सेल किया तो 4 बार में आपके पास इसे ब्रेक होकर पैसे आए, यानी आपके पास रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पहली बार जब आपने एसेट्स बेचा तो आपके पास 1,20,000 आया, दूसरी बार बेचा तो 1 लाख आया, तीसरी बार बेचा तो 1,58,000 आया, चौथी बार जब एसेट्स बेचा तो 55,100 आया। स्पेशली गर्ल्स, आपको नहीं दिया कि आपने कौन सा एसेट्स बेचा या कौन सा एसेट्स कितने में बेचा। ठीक है ना, यानी दे हैव गिविंग यू द कैलकुलेटेड वैल्यू। क्लियर, ऊपर का वो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटा, स्टॉक, ये सबका कैलकुलेटेड वैल्यू उन आपके पास प्रेजेंट कर रखा है। लास्ट लाइन बोलती है द एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वेर ₹1,000। Prepare the statement showing piecemeal distribution of cash as per excess capital method। So मैंने आपको पहले भी बताया, पीछे थियोरी वाले लेक्चर में भी बताया, मैं आपको वापस से बता रही हूँ। अपने पास एक ही मेथड है ही पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करने का, और उस मेथड का नाम क्या है, एक्सेस कैपिटल मेथड। अच्छा, इसको प्रोपोर्शनेट कैपिटल का भी आप नाम दे सकते हैं, इसको आप प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड भी बोल सकते हो। इसके अलावा फिर ये वाले मेथड को आप दूसरा एक और नाम दे सकते हो। कौन सा वाला, अगर किसी को याद हो तो, एक्सेस कैपिटल बोल दूं या प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोल दूं या फिर यस मेथड बोल दूं, है ना, सरप्लस कैपिटल मेथड बोल दूं, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड बोल दूं, कुछ भी बोल दूं भाई, सबका मतलब एक ही निकलने वाला है। कौन सा, यही आपका एक्सेस कैपिटल मेथड, है ना। यानी जिसका कैपिटल ज्यादा आएगा उसको हम पहले पैसा पेड करेंगे, जिसका कैपिटल कम आएगा उसको हम बाद में पैसा पे करेंगे। तो सबसे पहले क्या जरूरी है अपने को, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे आपका स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल बनेगा, 5 मार्क का आंसर, इनफैक्ट 10 मार्क का आंसर वहीं पे करेक्ट हो जाएगा। बचे हुए 10 मार्क आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश के लिए दिए जाते हैं, है ना। अभी 2 कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स जो हमारे क्लासरूम में बैठे होते हैं, एक जिनको सब कुछ आता है, एक जिनको कुछ नहीं आता है, ठीक है ना, वो भी यहाँ पे बिना प्रॉब्लम फेस किए ये डिसोल्यूशन मतलब पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर कर सकते हैं। ठीक है, अब जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए ये चैप्टर तो क्या है मालूम है, आशीर्वाद है ना। आशीर्वाद है यानी आप इसको भगवान का प्रसाद समझ सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर इतना ज्यादा इजी है कि आप सिर्फ, मैं बोलूं स्टार्टिंग के 2 इलस्ट्रेशन या 2 प्रॉब्लम मैं कराऊंगी ना, तीसरे चौथे तो आप खुद ही करने लग जाओगे, इतना इजी प्रॉब्लम है ना। और जिनको सब कुछ आता है गर्ल्स, आपके लिए ये बोनस है। बोनस पता है ना, बोनस कैसा होता है, फेस्टिवल्स में लाइक दिवाली में मिलता है वर्कर लोगों को एक्स्ट्रा पैसा, सेम ऐसे ही आपके लिए बोनस है। बोनस है मतलब ये अगर सॉल्व किया तो बेटा एक्स्ट्रा मार्क्स है। एक्स्ट्रा मार्क्स है क्यों ऐसा, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स आपको ऑलरेडी आता है। आपके इसके बाद वाला चैप्टर जो अमालगमेशन है वो मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाने ही वाली हूँ, ठीक है ना। और उसके अलावा ये रह गया 20 मार्क का आपका पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये आपको बोनस है। यानी आप अगर 60 लेके आते होंगे तो आप 80 लेके आएंगे, आप 80 लेके आते होंगे तो ऑब्वियसली नो नीड टू से, ओके। मेरी समझदार वाली सारे बच्चे लोग को ये लाइन समझ में आ गई होगी, है ना। तो चलो एक्सेस कैपिटल मेथड कैलकुलेट करते हैं। एक्सेस कैपिटल मेथड के लिए हमारे को
फॉर्मेट और फॉर्मूला दोनों चाहिए. नो डाउट आई एम गोइंग टू राइट ईच एंड एवरीथिंग इन दिस फॉर्मूला टेबल. ठीक है, तो पहले फॉर्मूला देख लो. स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल, अपने को सबसे पहले लिखना पड़ेगा, ये बनाना है, फॉर्मेट बनाना है. एक सीरियल है, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम है, एक फॉर्मूला का कॉलम है, और उसके बाद फिर तीनों पार्टनर का नाम है, दैट इज पंडित, शर्मा एंड कर्मा. तीनों पार्टनर्स का नाम है. नाउ हियर वी आर गोइंग टू राइट डाउन दी कैपिटल बैलेंस, क्योंकि दूसरे नंबर पे क्या लिख रखा है उसने, कैपिटल बैलेंस लिख रखा है. तो चलो शर्मा का कैपिटल बैलेंस लिखने की तैयारी करो. कितना है, 2 लाख रुपया शर्मा का, पंडित का है. ठीक है, अब पंडित के बाद फिर शर्मा का कैपिटल इज 1,20,000. अब बोलोगे मिस आपको ये कहाँ से मिला, तो बेटा ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है. ठीक है, क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा ये लिखा हुआ भरपूर सा. ठीक है, सो इसका कैपिटल कितना दिया है, 40,000 है ना. और सबसे पहली लाइन में हम क्या लिखते हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. दूसरी लाइन में हम लिखते हैं कैपिटल बैलेंस. अच्छा, ये कैपिटल बैलेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, और बताओ, और इसका क्या नाम हो सकता है. यस, बहुत सही सोच रहे हो, इसका नाम हो सकता है एडजस्टेड कैपिटल. ठीक है ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं एडजस्टेड कैपिटल. अब एडजस्टेड कैपिटल उसको क्यों बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी एडजस्ट करने के लिए था नहीं, है ना. अगर रहता है तो मैंने आपको बताया था ना पहले, कौन सी 3 चीजें यहाँ पे कैपिटल के बैलेंसेस में चेक करनी होती है. ऊपर अगर आप बैलेंस शीट की बात करोगे तो, चलो ऊपर चलती हूँ, बैलेंस शीट की बात करती हूँ. ये देखो, ये रही आपकी बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट की अगर बात करोगे तो अगर पंडित शर्मा कर्मा के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस के साथ जनरल रिजर्व दिया होता था लाइबिलिटी साइड पे, तो ऑब्वियसली पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करके इसमें हम ऐड कर देते. उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया होता था, यानी लाइबिलिटी साइड पे कोई प्रॉफिट दिया होता तो उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर के कैपिटल में ऐड कर देते थे. कोई करंट अकाउंट दिया होता लाइबिलिटी साइड पे तो हम उसको ऐड कर लेते थे. एग्जैक्टली ऑपोजिट चले जाओ, यानी एसेट्स में. एसेट्स में अगर करंट अकाउंट का बैलेंस है तो दैट इज कंसिडर एज डेबिट बैलेंस. ऑब्वियसली हमको उसको माइनस करना होता था पार्टनर के बैलेंस में से. फिर दूसरी चीज, अगर हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया होता तो दैट इज कंसिडर एज, है ना, वो लॉस होता आपका. वो लॉस को आपको यहाँ पंडित शर्मा और कर्मा के कैपिटल के बैलेंसेस में से लेस कर देना होता था. दूसरे आपके मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स आते हैं, अगर वो दिया होता था यहाँ पे एसेट साइड पे, तो उसे भी हम लेस कर देते. यानी 3 चीजें ऐड करनी होती हैं, 3 चीजें लेस करनी होती हैं, सो दैट आपको जो आंसर मिलता है उस आंसर को आप कहते हो एडजस्टेड कैपिटल. उस आंसर को आप बोलते हो एडजस्टेड कैपिटल. क्लियर गर्ल्स? यस. चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट अपने को क्या बोला है, यूनिट कैपिटल. यूनिट कैपिटल चाहिए तो व्हाट यू हैव टू डू, बेसिकली फॉर्मूला के कॉलम में देख लो 2 डिवाइड बाय 1 लिखा है, यानी आपके पास जितना भी टोटल कैपिटल बैलेंस है, या यूं कहो कि एडजस्टेड बैलेंस जो आपका है, उस एडजस्टेड बैलेंस को आपको आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, सो दैट आपको जो आंसर आएगा दैट आंसर इज कॉल्ड एज यूनिट कैपिटल. उस आंसर को आप क्या बोलोगे, उस आंसर को मैडम हम लोग यूनिट कैपिटल बोलेंगे, है ना, यूनिट कैपिटल. चलो लेके आओ यूनिट कैपिटल. कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना, 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 यू विल गेट 50,000. मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ, गर्ल्स प्लीज आप भी अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे. सो नेक्स्ट इज 1,20,000. हियर इट इज 1,20,000 डिवाइड बाय 2, 60,000 आ रहा है. यस, मेरे को तो उतना ही आ रहा है, आप लोग प्लीज चेक कर लो कि आपको कितना आ रहा है ना. और 40,000 डिवाइड बाय 1, भाई ये तो सेम आंसर आएगा, मजाक दे देते हैं. चलो ठीक है. इसके बाद फिर नेक्स्ट फॉर्मूला में अगला स्टेप है हमारा बेस कैपिटल. बेस कैपिटल फाइंड आउट करना है. शॉर्ट नेम देखो उसका बीसी, है ना. सो बेस कैपिटल के लिए हम लोग क्या लेंगे, फॉर्मूला में लिखा है लोवेस्ट, तो चेक करो ना, 50,000, 60,000. अच्छा, लोवेस्ट ऑफ व्हाट, ऑब्वियसली लोवेस्ट ऑफ यूसी, है ना, यूसी, है ना. यूनिट कैपिटल में जो लोवेस्ट है वही बनेगा आपका बेस कैपिटल. सो 50, 60 एंड 40, उसमें सबसे लोवेस्ट मेरे को दिख रहा है 40. एग्री एवरीवन? यस. सो
ये हो गया आपका। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपने को क्या दे रखा है उसने, चेक करो नेक्स्ट क्या दे रखा है उसने, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? यस, सो अपन ने क्या किया अभी, लोवेस्ट इज 40,000। कैसे पता चला? पंडित के लिए उनका बेस कैपिटल है 50,000, शर्मा के लिए उनका बेस कैपिटल है 60,000 एंड कर्मा के लिए उनका बेस कैपिटल है 40,000। बेस कैपिटल हमने कहाँ से निकाला था? हमने यूनिट कैपिटल के फॉर्मूला से निकाला था, दैट इज 2 डिवाइड बाय 1, दैट इज एडजस्टेड कैपिटल और कैपिटल बैलेंसेस इज डिवाइड बाय देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सो दैट वी आर गेटिंग दैट बेस कैपिटल। ठीक है, चलो जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। पे आ गया लोवेस्ट इज योर 40,000। नाउ द नेक्स्ट इज द स्टेप इज प्रोपोर्शनेट कैपिटल, है ना। यही बेटा आपका मेन है प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यानी यहाँ पे देखो एक पर्सन का कैपिटल टैली हो जाएगा। ओके, सो क्या क्या लिखा है फॉर्मूला में, बीसी इंटू पीएसआर, दैट इज बीसी बोले तो बेस कैपिटल, पीएसआर बोले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो आपका वो जो बेस कैपिटल है उसके प्रॉफिट शेयरिंग, उसको बेस कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करना है ना। तो मैंने बोला 40,000, सो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करूँ तो मेरे को आ जाएगा 1,60,000। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करूँ तो मुझे आ जाएगा 1,60,000। क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि फॉर्मूला और प्रोपोर्शनेट कैपिटल का फॉर्मूला बोलता है कि बीसी इंटू पीएसआर, दैट इज बेस कैपिटल मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करो, बेस कैपिटल है आपका 40,000, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 80,000, है ना। और फिर तीसरे वाले का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये बेस कैपिटल कितना आ जाएगा, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 40,000, यू विल गेट सॉरी 1000 मल्टीप्लाई बाय 1, उसका पीएसआर 1 है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सो वो कर दोगे तो 40,000। नाउ 6th स्टेप, दैट इज योर लास्ट स्टेप, इज कंसिडर एज एक्सेस कैपिटल, जो हम एक्चुअली में फाइंड आउट कर रहे थे, है ना। आपका एक्सेस कैपिटल जो आप एक्चुअली में फाइंड आउट कर रहे थे। एक्चुअली में आप क्या फाइंड आउट कर रहे थे, 2 - 5, 2 बोले तो एडजस्टेड कैपिटल, 5 बोले तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यानी 2 लाख माइनस 1,60,000 कितना मिलेगा आपको, बोलो 40,000। ठीक है, फिर वापस से 1,20,000 माइनस 80,000 कितना मिलेगा आपको, 1,20,000 माइनस 80, 40,000। ठीक है, चलो और फिर 40,000 माइनस 40,000, ये हो जाएगा निल। हो गया एक का क्लियर? हाँ, एक का क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेम स्टेप वापस से रिपीट करेंगे। क्यों? तब तक रिपीट करेंगे जब तक एक बैलेंस को निल नहीं आया। एक बैलेंस को निल क्यों चाहिए? एक बैलेंस निल इसीलिए चाहिए बेटा क्योंकि उसी पर्सन को आप सबसे पहले पेमेंट करोगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:2:1, तो उस हिसाब से जैसे उनका कैपिटल है, यानी कर्मा का अगर 40,000 है तो उस हिसाब से शर्मा का सिर्फ 80,000 होना चाहिए था, एंड देन 1,60,000 पंडित का होना चाहिए था। बट वैसा है नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से उनका कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से अगर कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो हम लोग उनका कैपिटल जब पे ऑफ करेंगे, यानी उनका कैपिटल जब वो वापस लेकर के जाएंगे तो भी पीएसआर के हिसाब से लेकर के जाएंगे। और सबसे पहले कैपिटल कौन लेगा, क्योंकि जब हम सोल्यूशन करेंगे ना तो आपको पूरा समझ में आएगा कि सबसे पहले कैपिटल किसको अपने घर पे लेके जाना है ना। तो आप बोलोगे मैं शर्मा को दे दो, शर्मा ने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है, या कर्मा को, पंडित को दे दो, पंडित ने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है, और सबसे लास्ट में कर्मा को देना क्योंकि उसने सबसे कम इन्वेस्ट किया। तो वो हिसाब से शर्मा इज इन ट्रबल ना, क्योंकि वो तो सिर्फ 80,000 रुपीज ही कम दिया है, बट उसका प्रॉफिट शेयर रेशियो आप पंडित और देखोगे तो एग्जैक्टली डबल है। यानी पंडित अगर 4 रुपए देगा तो शर्मा सिर्फ 2 ही रुपए देगा, है ना। तो वी हैव टू मेक लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन देम टू ऑल्सो, है ना। तो उसकी वजह से अपने को जरूरत पड़ती है। सो ये जो आपका 40,000 है, ये 40,000 के लिए और शर्मा के 40,000 के लिए, अगेन वी हैव टू पुट द सेम फ्रॉम 1 से लेकर के पूरा
6 तक का पूरा अपने को वापस से कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो वंस अगेन वी आर गेटिंग दी एक्सेस कैपिटल ऑफ ए एंड बी के बाद वापस से अपने को, अच्छा यहाँ पे एक्सेस कैपिटल ऑफ ए एंड बी लिखा है, दैट इज पंडित एंड शर्मा. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए एंड बी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ P, दैट इज पंडित, ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख देती हूँ S, दैट इज शर्मा, है ना. सो P और S दैट इज पंडित एंड शर्मा का ये कैपिटल का वैल्यूज है. ओके, सो हियर वी आर हैविंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. वापस से अपने को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखना पड़ेगा. सो अगर पंडित का प्रॉफिट शेयरिंग देखोगे 4 है, ठीक है. तो पंडित का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने लिख दिया 4. चलो शर्मा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखो. शर्मा का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है भाई? शर्मा का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2. ठीक है, इस बार हम कर्मा को इंक्लूड नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज उसका एक्सेस हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया. उसका बैलेंस जो है वो आज की डेट में नील हो गया है ना. यानी उसको तो अपने को पहले पेमेंट नहीं ही करनी है. इधर पहले पंडित को देना होगा या पहले शर्मा को देना होगा. तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया. देन उसके बाद न्यू यूनिट कैपिटल. न्यू यूनिट कैपिटल चाहिए आपको? हाँ चाहिए. तो न्यू यूनिट कैपिटल के लिए क्या करोगे? वापस से सेम चीज ना, यानी फिर से अपने को एक्सेस कैपिटल जो है डिवाइड बाय PSR करना पड़ेगा. एक्सेस कैपिटल डिवाइड बाय PSR करना पड़ेगा. क्यों एक्सेस कैपिटल डिवाइड बाय PSR? तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो. क्या लिख दो मालूम है? एक्सेस कैपिटल है C, PSR है 7, है ना. 6 और 7, तो 6 डिवाइड बाय 7 कर दो. 6 डिवाइड बाय 7 करोगे. वापस से ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. दैट इज adjusted capital डिवाइड बाय PSR. अभी आप बोलोगे मिस adjusted capital, तो बेटा adjusted capital एक बार हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है. उसके बाद अगर हमारे पास एक से ज्यादा परसेंट का पैसा बचा है तो उस बचे हुए पैसे को ही हम adjusted capital कंसिडर करेंगे या फिर आपका मेन कैपिटल बैलेंस कंसिडर करेंगे. ओके, सो adjusted डिवाइड बाय PSR का फॉर्मूला लिख दिया. तो चलो वैल्यूज भी लिख देते हैं. सो 40,000 डिवाइड बाय 4 करूंगी मैं तो मुझे मिल रहा है 10,000 फॉर पंडित. 40,000 डिवाइड बाय 2 करूंगी तो मुझे मिलेगा, हाँ 40,000 डिवाइड बाय 2 करूंगी तो मेरे को मिल जाएगा 20,000 एज अ कैपिटल. ठीक है ना. कौन सा वाला? यूनिट कैपिटल. अच्छा, अब इसके बाद आपको बेस कैपिटल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो बेस कैपिटल कैलकुलेट नहीं करते, हम क्या लिखते हैं मालूम है? लोवेस्ट ऑफ BC. BC इज योर बेस कैपिटल. ओके, सॉरी, लोवेस्ट ऑफ UC. सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई है मुझसे. UC है ना. UC. BC कैसे फाइंड आउट करेंगे? लोवेस्ट ऑफ UC. तो लोवेस्ट ऑफ UC बच्चों एक 10,000 एक 20,000 है, तो दैट इज 10,000. ठीक है, सो ये 10,000. हाँ, अब इसके बाद न्यू प्रोपोर्शनेट कैपिटल चाहिए आपको. ऑब्वियसली प्रोपोर्शनेट कैपिटल का फॉर्मूला क्या बोलता है? अभी ऊपर कैलकुलेट किया था, BC इंटू PSR. सो जस्ट राइट डाउन BC इंटू PSR. ओके, नंबर्स लिख लो, नंबर्स. तो BC कहाँ मिला था आपको? 9. 9 इंटू PSR कहाँ है? 7 पे. तो 9 इंटू 7 लिख दिया. ओके, चलो BC इंटू PSR करते हैं कॉलम्स में जा करके. सो हियर आई एम गेटिंग 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4. अगेन आई एम गेटिंग 40,000. हियर इट इज. ठीक है, अगेन हियर ऑल्सो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2. आई एम गेटिंग 20,000. ठीक है, और कर्मा की तो बात ही नहीं करनी है ना, बिकॉज उसका तो कैपिटल पहले ही नील हो गया था. अब फाइनल एक्सेस कैपिटल. तो एक्सेस कैपिटल कैसे फाइंड आउट करते हैं? एडजस्टेड माइनस प्रोपोर्शनेट. सो पहले फॉर्मूला लिख दो. एडजस्टेड कैपिटल माइनस प्रोपोर्शनेट कैपिटल. ठीक है, पूरा पूरा नहीं लिख रही हूं मैं क्योंकि पूरा पूरा लिखने के लिए जगह ही नहीं है. ठीक है, सो बेसिकली यू नो कि एडजस्टेड माइनस प्रोपोर्शनेट करेंगे तो विल गेट द एक्सेस कैपिटल. हियर आल्सो आई एम राइटिंग. ओके, सो कर लो अभी जरा एडजस्टेड इनटू PSR. सो इसका करोगे तो, यानी पंडित का करोगे तो 40,000 माइनस 40,000, इसका कैपिटल हो जाएगा नील. बराबर है ना.
और इसका करोगे तो 20,000 माइनस 40,000, यू विल गेट 20,000 मिल जाएगा आपको हियर, है ना. So this is the method, girls, how we are solving the excess capital. Now once again I am going to repeat all these things. Please listen carefully. So statement of excess capital बनाने के लिए अपने को सबसे पहले सारे formulas line wise लिखें. सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे, लाइन में सबसे पहले क्या लिखना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जितने पार्टनर्स है उतने पार्टनर का कॉलम बनेगा. यहाँ पे क्वेश्चन में मेरे पास 3 पार्टनर थे तो मैंने 3 कॉलम्स बनाए थे. जब 2 पार्टनर होंगे तो 2 बनाएंगे, ऑब्वियसली 4 पार्टनर होंगे तो 4 कॉलम्स बनाना पड़ेगा. सो हियर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखते हैं, सीरियल नंबर 2. नेक्स्ट स्टेप हम लिखते हैं कैपिटल बैलेंस का. कैपिटल बैलेंस इज ऑल्सो कंसिडर एज एडजस्टेड कैपिटल. एडजस्टेड कैपिटल या कैपिटल बैलेंस दोनों एक ही होता है. अब एडजस्टेड कैपिटल वो आपको फाइंड आउट करना पड़ता है. सम टाइम कैसा होगा, हमारे पास बैलेंस शीट में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहती हैं. एडिशनल इन्फॉर्मेशन से मेरा मतलब है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस मिल जाएगा, या उस प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मिल जाएगा, कोई रिजर्व्स मिल जाएंगे, कोई मिसलेनियस एक्सपेंसेस मिल जाएंगे, या फिर हमारे पास करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस हो सकता है. ठीक है. सो ये सारी चीजें होती हैं. तो इसमें कैसा होता है कि उनको ना एडजस्ट करना होता है कैपिटल के बैलेंसेस के साथ, क्योंकि नो डाउट वो होते तो पार्टनर के ही हैं, तो इनको कैपिटल के बैलेंसेस के साथ एडजस्ट करना होता है, इसीलिए इनका नाम हम रखते हैं एडजस्टेड कैपिटल. ओके. सो एडजस्टेड कैपिटल या कैपिटल बैलेंस. उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, थर्ड स्टेप है आपका यूनिट कैपिटल. यूनिट कैपिटल का फॉर्मूला होता है एडजस्टेड कैपिटल डिवाइड बाय पीएसआर. ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल डिवाइड बाय पीएसआर. मैं आपके लिए यहाँ पे वापस से लिख देती हूँ, एडजस्टेड कैपिटल डिवाइड बाय पीएसआर. ओके. सो ये एक फॉर्मूला वाइज आप आंसर लेकर के आओगे. दैट इज 2 लाख डिवाइड बाय 4 यू विल गेट 50,000. देन 1,20,000 डिवाइड बाय 2 you will get 60,000. 40,000 divided by 1 you will get 40,000. Next is your base capital. Base means lowest of UC, that is unit capital का सबसे कम वाला वैल्यू, है ना. So 50, 60 and 40, इसमें से सबसे कम कौन है, 40 है, तो हमने उसको एज अ बेस ले लिया. अब नेक्स्ट फंडा है हमारे पास प्रोपोर्शनेट कैपिटल. तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है बीसी इंटू पीएसआर. दैट इज बेस कैपिटल को पीएसआर के साथ मल्टीप्लाई करना है. सो बेस कैपिटल इज 40,000. 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4 1,60,000. दिस 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 80,000. 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1 40,000, है ना. नाउ फाइनल स्टेज इज एक्सेस कैपिटल ऑफ पी एंड एस, यानी पी मतलब पंडित, एस मतलब शर्मा. इन्हीं दोनों का एक्सेस कैपिटल है. कर्मा का यहाँ पे टैली हो गया. ठीक है. अगर यहाँ पे पंडित और कर्मा का आता तो मैं यहाँ पे पी एंड के लिखती. शर्मा और कर्मा का आता तो मैं एस और के लिखती. क्योंकि यहाँ पे पंडित और शर्मा का एक्सेस आया है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सेस कैपिटल ऑफ पी एंड एस लिख रखा है. सो हियर यू गॉट 40,000 40,000 एंड देन कर्मा का आपको नील बैलेंस आ गया. नेक्स्ट वन इज अगेन वी हैव टू फाइंड आउट again we have to repeat the procedure, repeat the formulas to find out the person's excess capital, that is final excess. So again we are going to write PSR. We are starting with the PSR. PSR से start करोगे. 4 और 2 ये पंडित और शर्मा का PSR है. Again we are going to write the new capital. New capital मतलब वापस से आपको नया वाला यूनिट कैपिटल कहाँ से मिलेगा, एडजस्टेड डिवाइड बाय पीएसआर. सो ये आपका एडजस्टेड है 40,000, ये आपका पीएसआर है. सो 40,000 डिवाइड बाय 4 किया यू विल गेट 10,000. 40,000 डिवाइड बाय 2 किया यू विल गेट 20,000. यस, कंटिन्यूएशन में आपके क्वेश्चन को मैं समझ रही हूँ. कंटिन्यूएशन में जब आप एक्सेस कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो आपको ओरिजिनल कैपिटल का बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं होती. जिस दिन आपने किसी एक पार्टनर का एक्सेस फाइंड आउट कर लिया, उस दिन आपके पास जो कुछ भी बैलेंस बचा है उसी बैलेंस को, जैसे कि हमने ऊपर वाले स्टेप में, स्टेप नंबर 6 में हमने फाइंड आउट कर लिया कि मेरे पास 40,000 पंडित का और 40,000 शर्मा का कैपिटल का बैलेंस बचा है. सो सेम बैलेंस के साथ ही हम कंटिन्यू करेंगे. दैट इज 10,000 एंड 20,000. ये कहाँ से आए, ये यूनिट कैपिटल है. एडजस्टेड डिवाइड बाय पीएसआर, दैट इज 40 डिवाइड बाय 4 यू विल गेट 10,000. 40 divided by 2 you will get 20,000. Again you have to choose the lowest of UC.
दैट इज कैपिटल का छोटा वाला बैलेंस. यू विल गेट 10,000 बिकॉज 10 और 20 में 10 छोटा है. नेक्स्ट इज बेस इनटू पीएसआर फॉर प्रोपोर्शनेट कैपिटल, दैट इज 10,000 into 4 you will get again 40. 10,000 into 2 you will get 20. Next we have to calculate the final excess capital, that is adjusted minus proportionate. So 40 minus 40 you will get the nil balance for Pandit and you will get 20,000 for Sharma. So after calculation of final excess capital, moving to our step 2. दूसरे स्टेप में क्या इंक्लूड होता है? ऑर्डर ऑफ पेमेंट इंक्लूड होता है. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट ये भी आपको लिखना कंपलसरी है. सी तीनों स्टेप में आंसर सॉल्व करने के लिए आपको 20 मार्क्स दिए जाते हैं. सो तीनों स्टेप को इंक्लूड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट वी आर पेइंग टू मिस्टर शर्मा. शर्मा को हम पहले पेमेंट करेंगे. कितनी पेमेंट करेंगे अपन शर्मा को? 20,000 रुपीज की, बिकॉज उसका एक्सेस कैपिटल 20,000 आया है. उसके बाद फिर हम पंडित को पे करेंगे. तो जस्ट उसके ऊपर वाला आप चेक करो, पंडित को पे करेंगे. पंडित के अकाउंट में कितना बैलेंस है? 40,000. सो उसको हम लोग पे करेंगे 40,000 का बैलेंस. ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग पे करेंगे कर्मा को. ठीक है, शर्मा और कर्मा, बिकॉज शर्मा का और सॉरी पंडित को और शर्मा को पे करेंगे. ठीक है, आई एम सो सॉरी. सो पंडित एंड शर्मा. ठीक है, प्रोपोर्शनेट वाली का. सो 40,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली, ये इतना पेमेंट आपको करना पड़ेगा. और उसके बाद फिर हम तीनों को पे करेंगे. थर्ड लिख रखा है, वैल्यूज पेड करने की जरूरत है. गर्ल्स उसके बाद उसके पहले डिसोल्यूशन में यू ऑलरेडी नो कि है ना, अपने को लाइबिलिटीज का पेमेंट क्वेश्चन में बोला है या नहीं बोला है, फिर भी अपने को लाइबिलिटीज का पेमेंट सबसे पहले करना होता है. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट अगर आपने इस तरीके से लिखा, यानी ऑर्डर ऑफ पेमेंट हमने अभी एक्सेस कैपिटल के थ्रू देखा है ना, बट ऑर्डर ऑफ पेमेंट में पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी इज द प्रियोरिटी. यानी आपके पास अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो कितनी लाइबिलिटी है? 10% का एक लोन है, एक बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स है. इन तीनों को पेड करने के बाद जो पैसे बचेंगे उन पैसों से पहले शर्मा को पे करेंगे, उसके बाद फिर शर्मा और पंडित को पे करेंगे, उसके बाद फिर थर्ड पे टू ऑल, यानी तीनों को पे करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट में अपने पास सबसे पहले लाइबिलिटी है. तो आप बोलोगे मिस कौन सी लाइबिलिटी पहले पे करे? तो गर्ल्स, इफ यू आर पेइंग 1 by 1 देन ऑल्सो इट्स ओके. इफ यू आर पेइंग ऑल 3 टुगेदर, यानी अगर मैं बोलूँ कि पहला रियलाइजेशन 1,20,000 का है, तो मैं सोच रही हूँ कि 1,20,000 से पहले सारे के सारे लाइबिलिटीज कर दूं, यानी 80 और 60 पे कर दूं. ठीक है, तो 80 और 60 देखोगे तो 1,20,000 से ज्यादा होता है. ऐसा भी कर सकते हो कि 1,20,000 में से सबसे पहले आप क्रेडिट लोन पे कर दो, फिर जो पैसा बचेगा उससे बिल्स पेबल पे कर देना, फिर जो पैसा बचेगा उससे क्रेडिटर्स पे कर देना. एनी सीक्वेंस यू कैन फॉलो, दैट इज कंसिडर एज अ राइट सीक्वेंस. देखो स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का कॉलम, ये कॉलम पता है डिफाइन नहीं होता कि आप कितने नंबर्स का बनाओगे. ये कॉलम डिपेंड करता है कि आपके पास कितना क्वेश्चन में कितनी लाइबिलिटीज है, उस हिसाब से आप बनाते हो. तो फर्स्ट विल मूव टू द क्वेश्चन. पहले मैं क्वेश्चन पे जा रही हूँ, मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन में कितने कॉलम्स बनाने हैं, ये क्वेश्चन में ही पता चल जाता है. लाइबिलिटी साइड पे यू हैव पार्टनर्स का कैपिटल, पंडित, शर्मा एंड कर्मा, यानी 3 कॉलम पहले ही बनेगा. फिर जितनी लाइबिलिटी है उतना कॉलम, दैट इज 3 एडिशनल लाइबिलिटी है, 3 आउटसाइड लाइबिलिटी है, तो 3 कॉलम्स और ऐड होंगे. उसके बाद चौथा कॉलम जो ऐड होगा वो कैश एंड बैंक का. सो हियर यू हैव 3 + 3 6 कॉलम्स एंड 1 एडिशनल कॉलम फॉर कैश एंड बैंक बैलेंस. पे आपके पास ऑलरेडी 1,000 का कैश अवेलेबल है. एंड उसके बाद फिर आपका ऐसे रियलाइजेशन होता जाएगा. यानी से पहला वाला बोला है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज ₹1,500 टू बी प्रोवाइडेड, बट एक्चुअली सिर्फ 1,000 खर्च हुआ है. तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का भी अपना ही फंडा है बच्चों. स्टार्टिंग में पे कर दिया तो भी चलेगा, एट द एंड पे किया तो भी चलेगा. स्टार्टिंग में 1,500 पेड करके 500 बाद में रिसीव कर लिया तो भी चलेगा. लेकिन कैसा होता है मेनी टाइम्स कि आप है ना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिखते हो, ठीक है, और लिखने के बाद आपने 1,500 रुपीज पे किया, फिर नीचे लिखा है कि एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज 1,000. तो मेनी टाइम्स व्हाट यू आर डूइंग इज, आपको लगता है कि 2 रियलाइजेशन एक्सपेंस है तो आप 2 बार पेड कर देते हो, आंसर रॉन्ग हो जाता है. कभी कभी 1,500 पे कर देते हो, 1,000 को इग्नोर कर दोगे, आंसर रॉन्ग हो जाएगा, है ना. और इसीलिए क्या करने का, बेसिकली जो एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर है
उसी को पेमेंट करेंगे। और उसका पेमेंट कब करेंगे? वंस वी आर डन विथ आवर लाइबिलिटीज। जैसे ही हम अपने लाइबिलिटीज के साथ डन हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, वो वाला एक्सपेंडिचर भी अपन पेड कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर आप बोलोगे कि कौन सा वाला लाइबिलिटी पहले पे करना है। तो गर्ल्स, दैट इज टोटली अप टू यू। ये आपके ऊपर है कि आप पहले कौन सी लाइबिलिटी पे करते हो। इन शॉर्ट, पहला प्रेफरेंस क्रेडिटर को दिया जाता है, पर यहाँ पे हमने फॉर्मेट में जैसे हमारी लाइबिलिटीज है, जिस तरीके से हमने उसके कॉलम्स बना रखे हैं, अगर वैसे भी पेड किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके आंसर को फाइंड आउट करने में। एवरी आंसर विल बी एवरी आंसर यू आर गेटिंग इजीली। ठीक है, सही तरीके से आपको आपका आंसर मिल जाएगा इजी तरीके से। सो पहले यहाँ पे वो जो डेट का कॉलम है, वो डेट हमारे पास दी नहीं है। ठीक है, अब अगर डेट हमारे पास दी नहीं है तो वहां पे हमने सीरियल नंबर 1 लिख रखा है, विच इज रॉन्ग, वो नहीं लिखना चाहिए मुझे। ठीक है, मैं सिर्फ लिखूंगी बैलेंसेस। बैलेंसेस के नीचे बैंक बैलेंस एज इट इज, क्योंकि बैंक बैलेंस के अलावा बाकी के जितने भी आपके पास एसेट्स मौजूद हैं, ठीक है, वो सब क्या होंगे? मार्केट में बेच देने हैं। ऑब्वियसली बेच के उनका रियलाइजेशन भी लिखा हुआ है। दूसरे कॉलम में जितनी लायबिलिटी है वो तीसरी लायबिलिटी है। नेक्स्ट आपके पास लायबिलिटी है वैल्यू, अगेन शर्मा एंड कर्मा का टोटल कैपिटल विच वी हैव टू पे बैक बाय यूजिंग एक्सेस कैपिटल मेथड, यानी ऊपर लिखा हुआ स्टेप 2 फॉलो करेंगे। तो पहले बोला है पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, 1000 के बैंक बैलेंस में से लायबिलिटी का पेमेंट होता है क्या बेटा? नहीं होता है। ठीक है, तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एडिंग, यहाँ पे क्या ऐड करोगे? फर्स्ट रियलाइजेशन, फर्स्ट रियलाइजेशन, फर्स्ट रियलाइजेशन लिखा मैंने। कितना हुआ मेरे को फर्स्ट रियलाइजेशन? चेक करो। ठीक है, क्वेश्चन में चेक करोगे तो फर्स्ट रियलाइजेशन कितने का है आपका? इट रुपीज 1,20,000, 1,20,000 का फर्स्ट रियलाइजेशन है मेरा। ठीक है, फर्स्ट रियलाइजेशन है। टोटल वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 1,21,000 हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख दो, टोटल वैल्यू बिकम 1,21,000। क्लियर? नाउ पे कर दो, पहले लोन पे करो। 80,000 का लोन है ना। ठीक है, तो वी आर पेइंग फर्स्ट वी आर आउट ऑफ दिस आवर लोन ऑफ 80,000, 80,000 का लोन का पेमेंट, 80,000 के लोन का पेमेंट करना है। चलो, so here I am writing 80,000 के लोन का पेमेंट बेसिकली so here it is 80,000। ठीक है, minus 80,000। 1 second girl, there is a problem। okay, so here it is 80,000। ये 80,000 आपने पेड कर दिया। ठीक है, अभी 1,21,000 माइनस 80 कैलकुलेटर पे लो, 1,21,000 माइनस 80,000 करोगे तो 41,000 बच रहा है। ठीक है, ये 41,000 दे सकते हो बिल्स पेबल में? यस, दे सकते हो ना बिल्स पेबल में। ऑब्वियसली 60,000 का बिल्स पेबल है, 41 दे दो। ठीक है, दे डालो, 41,000 इसको दे दिया, है ना। बैंक बैलेंस आपका नील, ये आपका नील हो गया। चलो नेक्स्ट डे पे इसके आगे लिख देते हैं ये नील हो गया। ठीक है, और यहाँ पर भी अब आपके पास क्या आएगा? सेकेंड रियलाइजेशन आएगा। ऑब्वियसली ये जो आपका टोटल बैलेंस है, यहाँ पे टोटल बैलेंस इज 1,21,000। आफ्टर दैट दिस विल बिकम नील। ठीक है ना, अब करेंगे क्या मालूम है? सेकेंड रियलाइजेशन ना। अब आप करोगे सेकेंड रियलाइजेशन। सेकेंड रियलाइजेशन, अच्छा, सेकेंड रियलाइजेशन से आपको कितने पैसे आए कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन से पता चलेगा भाई कि ना सेकेंड रियलाइजेशन में आपको कितने पैसे मिले हैं। ठीक है, गो टू द क्वेश्चन, चेक करो आपको कितना पैसा मिल रहा है सेकेंड रियलाइजेशन में। यस, योर सेकेंड रियलाइजेशन इज रुपीज 1 लाख। ठीक है, 1 लाख मिला है। सो हियर इट इज
1 लाख रुपीस। अब ये 1 लाख रुपीस से आपको पेमेंट करनी है, तो आपने ऑलरेडी 41,000 बिल्स पेबल का पेड कर दिया है, ठीक है, ये बिल्स पेबल का पेड कर दिया। ओके, इसके पहले एक स्टेप छूट गया गर्ल्स, देख लो यहाँ पे टोटल बैलेंस आपके पास 1,21,000 था, एंड देन यहाँ पे ब्रैकेट में फॉर योर रेफरेंस यू जस्ट राइट पेड टू लोन and bills payable. Okay, just for our reference we are writing, every time you have to write it of course. फिर नेक्स्ट हमने सेकेंड रियलाइजेशन किया, सेकेंड रियलाइजेशन के बाद वी गॉट कितना रुपया, 1 लाख रुपीज मुझे मिला सेकेंड रियलाइजेशन का। सेकेंड रियलाइजेशन के 1 लाख से अभी लोन का पेमेंट तो पूरा हो गया और ये बिल्स पेबल है ना, अभी भी बाकी है, ठीक है। तो बिल्स पेबल में कितना बाकी है चेक करो, 41,000 आपने ऑलरेडी पे कर दिया था 60 में से, तो 19,000 का बैलेंस है, तो यहाँ पे पेड कर दो आप 19,000, ठीक है, 19,000 पे करके, और ये वाले बैलेंस को आप क्या बना दोगे, नील वैल्यू। ये बैलेंस हो गया, पूरा पेड हो गया। अच्छा, अब इसके बाद फिर 1 लाख में से अगर आप 19,000 माइनस किए तो आपके पास कितना कैश इन हैंड है, अभी भी 81,000 है, तो आउट ऑफ 81 कैन यू पे टू द क्रेडिटर्स, यस यू कैन पे टू द क्रेडिटर्स, राइट। क्रेडिटर्स को आप पूरा 60,000 एक बार में पेमेंट कर सकते हो, कर डालो उनका 60,000 का पूरा पेमेंट कर डालो, ठीक है, 60,000 पेड टू क्रेडिटर्स, एंड देन इनका बैलेंस भी हमने कर दिया नील। ओके, चलो अब बात करते हैं यहाँ की। सो यहाँ पे अपने पास अभी कितना पैसा बचा है, तो सेकेंड रियलाइजेशन से व्हाट वी पेड, सेकेंड रियलाइजेशन से वी पेड बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स। सो यहाँ पे लिख लो अपने रेंज के लिए, पेड टू बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स, ओके, क्रेडिटर्स को पेड कर दिया है ना। क्या बचा आपके पास, सेम यही 19,000 एंड 60,000, ये पेमेंट करके हमने नील कर दिया। सो हाउ मच यू हैव बैलेंस इन योर हैंड, आपके पास कितने का बैलेंस अभी बच गया है चेक करो। सो 1 लाख में से 60,000 प्लस 19,000 अपन ने कितने का पेमेंट किया, अपन ने 19,000 एंड 60,000 का पेमेंट किया, 19,000 एंड 60,000, टोटल 79,000 का पेमेंट किया, तो 79 माइनस 1 लाख करोगे तो 21,000 स्टिल देयर इन योर हैंड। सो हियर यू हैव 21,000, ठीक है, 21,000 का बैलेंस है आपके पास। अब किसको पेड करो मालूम है, 21,000 में से अब पेड कर दो आप अपने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को, लिख दो यहाँ पे पेड टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बिकॉज वो भी तो एक टाइप की लाइबिलिटी है, राइट, वो भी एक टाइप की लाइबिलिटी है, और जब आपको बोल दिया कि आपको सारी लाइबिलिटीज पेड करनी है, दैट मीन्स यू हैव टू पे, सारी लाइबिलिटी आपको पेड करनी पड़ेगी। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना था आपके पास, सिर्फ 1,000 का था, ऑब्वियसली पे 1,000 रुपीज, कितना बच गया आपके पास, 20,000 स्टिल देयर इन योर हैंड, ठीक है। सो 20,000 आपके पास अभी भी है, चलो 20,000 का बैलेंस है आपके पास। इस बैलेंस के बाद बैलेंस इन हियर आई एम राइटिंग 100 रुपीज गर्ल्स, एक जीरो ऐड करना है, जीरो की बहुत वैल्यू होती है, प्लीज ध्यान रखें। सो अपने पास कितना अभी बच गया है, ये मेरा है बैलेंस इन हैंड, ओके, ये 20,000 है। फिर हम करेंगे क्या मालूम है, थर्ड रियलाइजेशन करेंगे। थर्ड रियलाइजेशन जरा चेक करो, थर्ड रियलाइजेशन कितने का है आपके पास, थर्ड रियलाइजेशन की वैल्यू कितनी आई है आपके पास। थर्ड रियलाइजेशन मेरा हुआ है 1,58,000 का, इसलिए क्वेश्चन साथ में रखिए सो दैट आपको पता चलता रहेगा। 1,58,000 मेरे पास आया है ना। अब मुझे इस थर्ड रियलाइजेशन में से किसको किसको पैसा पेड करना है चेक करो, किसको किसको पेड करोगे। सबसे पहले हम किसको पे करेंगे, यहाँ पे लिख रखा है ना, फर्स्ट पे टू शर्मा 20,000, 20,000 शर्मा को पेड करना है, और उसके बाद फिर पंडित और शर्मा को फिर से पे करना है। सो बेसिकली आई कैन राइट, मतलब
पहला और दूसरा वाला जब शर्मा को टोटल 40 देना है एंड पंडित को भी 40 देना है, तो थर्ड रियलाइजेशन के बाद मेरे पास इनफ पैसा है कि मैं शर्मा को और पंडित को दोनों को पैसा एक साथ है ना दे सकती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ पेड टू शर्मा एंड पंडित। ओके, शर्मा और पंडित को मैं एक साथ पैसे दे सकती हूँ ऑब्वियसली। चलो पंडित के कॉलम में आते हैं। पंडित को कितना पेड करना है चेक करो, 40,000, और शर्मा को भी 20 का 2 स्लॉट, मतलब ऑब्वियसली उसको भी अपने को 40 पेड करना है। ओके, सो आफ्टर डूइंग द थर्ड रियलाइजेशन अपने पास कितना पैसा है अभी 20,000 जो पहले का बचा था, यानी सेकंड रियलाइजेशन में आफ्टर पेइंग ऑल द लाइबिलिटीज मेरे पास बचा हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर मेरे पास थर्ड रियलाइजेशन किया मैंने। थर्ड रियलाइजेशन किया तो मेरे को 1,58,000 रुपीज मिला। ठीक है, 1,58,000 रुपीज मुझे मिला। सो मेरे पास टोटल हो गया 1,78,000। सो आउट ऑफ 1,78,000 अगर मैं एक एक करके पेड करूं, यानी पहले शर्मा को 20,000 पे करूं, फिर अगले स्टेप में मैं पंडित और शर्मा दोनों को वापस से पेड करूं, उससे बेटर मैंने क्या कर दिया, 2 स्टेप को एक ही में मर्ज कर दिया, है ना। दोनों को मर्ज करके लिखा है यहाँ पे पेड टू शर्मा एंड पंडित। सो सबसे पहले आप पंडित का कॉलम पढ़ रहे हैं तो पहले पंडित के ही कॉलम में चले जाओ। ठीक है, भाई साहब को पे करो। कितना पैसा पे करने के लिए बोला है चेक करो, देखो कितना पैसा पे करने के लिए बोला है गर्ल्स। पंडित को 40,000 पे करने बोला है। सो पे कर दो ये भाई को 40,000, इनको पे कर दो। बाजू के कॉलम में चले जाओ। ठीक है, बाजू के कॉलम में मिस्टर शर्मा है, मिस्टर शर्मा को भी पैसे चाहिए, है ना। इनको कितना पैसा देने के लिए बोला है, इनको बोला है पहले स्टेप में 20 पे करना था, अगले स्टेप में फिर 20 पे करना था। अगेन इनको भी 40,000 रुपीज की लालच है तो दे डालो। आपने टोटल 80 पे किया। सो यहाँ पे इस कॉलम में 1,78,000 में से हाउ मच यू पेड, 40 + 40, 80,000 यू पेड। जस्ट राइट हियर 80,000, है ना। अब आपके पास कितना बैलेंस बचा है, बैलेंस इन योर हैंड वहां पे लिखो। बैलेंस इन हैंड विल बी हाउ मच इट इज, कैलकुलेटर यूज करो ना भाई। आपको कितना था 1,58 + 20 टोटल इज 1,78,000। सो 1,78,000 माइनस 80,000 किया तो 98,000 का बैलेंस मेरे पास अभी भी बच रहा है। सो 98,000 ये रह गया, प्लस और पैसे ले लूं मैं क्योंकि मेरा फोर्थ रियलाइजेशन बाकी है। सो हियर आई एम राइटिंग माय फोर्थ रियलाइजेशन। ओके, सो मेरा फोर्थ रियलाइजेशन हो गया। फोर्थ रियलाइजेशन हो गया तो मेरे को कितने पैसे मिले चेक करेंगे क्वेश्चन में। सो फोर्थ रियलाइजेशन से मुझे पैसा आ रहा है 98,000। नो, फोर्थ रियलाइजेशन का है 55,400। ठीक है, गो टू द क्वेश्चन एंड चेक। रे बाबा मेरे को भी कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चन हाँ ये रहा 55,400। सो ये लास्ट रियलाइजेशन है, इससे जो भी पैसा है वो सारे के सारे पार्टनर्स में अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो 55,400 का टोटल वैल्यू है ना। कितना हो गया टोटल वैल्यू आपके पास, 55,400 + 98,000। सो 98,000 + 55,400 विल गिव यू 1,53,400। तो आपके पास आ जाएगा टोटल 1,53,400, है ना। आप इससे करने क्या वाले हो, आप इसको तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बराबर है। हम यहाँ पे लिखेंगे पेड टू ऑल, है ना, इन PSR में पेड करना है। ठीक है, चलो। सो 1,53,000 को PSR में पेड करना है तो आपके पास वैल्यू कैसे आएगी, PSR में आ जाएगी। PSR कितना है इन लोगों का, 4:2:1, है ना। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूट करिए। सबसे पहले पंडित का हिस्सा, पंडित को कितना दोगे, 4:2:1, यानी 4 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, 6, 7 हो जाएगा। तो 1,53,400
तो आप यहाँ पे करोगे 1,53,400 डिवाइड बाय 4+7, ठीक है। तो आपके पास पॉइंट में आंसर आएगा 21,914। हाँ, सो हम लोग धीरे धीरे पेड करें। सो 21,914 ये आपके पास 0.2857 ऐसे करके आंसर आया है। सो व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली, सबसे पहले हम लोग कर्मा को उसका पेमेंट कर देंगे, है ना। कर्मा को उसका पेमेंट कर दोगे। गर्ल्स लाइन का ध्यान देना, मैं यहाँ पे पीसी में लिख रही हूँ तो मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, बट यू प्लीज राइट इन अ प्रॉपर लाइन्स, ठीक है, प्रॉपर लाइन में लिखना। तो सबसे पहले हम इसे पेड कर देंगे 21,914, ठीक है, इसका पेमेंट हो गया। ओके, अभी शर्मा का पेमेंट करोगे। शर्मा का पेमेंट इज मल्टीप्लाई बाय कितना करना पड़ेगा आपको, 2 करना पड़ेगा। 21,914 मल्टीप्लाई बाय 2, 21,914 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो आपको आ जाएगा 43,828, ठीक है, यहाँ पे 43,828। ओके, चलो फिर तीसरे वाले को पेमेंट करो। तीसरा वाला इस पंडित, यानी आपको 21,914 मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। सो योर इट इज मल्टीप्लाई बाय 3, तो आएगा 65,742। तो योर यू आर पेइंग 65,742, ठीक है, ये पेमेंट आपने कर डाली। ओके, 3 करना है। वेट अ मिनट गर्ल्स, आई डिड मल्टीप्लाई बाय 3, यू हैव टू डू मल्टीप्लाई बाय 4, राइट, that is 87,656. So here it is 87,656. राउंड ऑफ करके देखो, कहीं किसी का 1 रुपया कम ज्यादा हो सकता है क्या, 8-18 2 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो गिव 2 रुपीज मोर टू समवन, किसी को 2 रुपया दे दोगे तो फिर आपका क्लियर हो जाएगा, बिकॉज डेसिमल पॉइंट्स में आंसर आया था, जो डेसिमल पॉइंट्स में आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आप ये जो 14 रुपीज आपने दिया है यहाँ पे, 28 रुपया ये है ना, इसी को 2 रुपए ज्यादा दे दो, इसको 30 कर दो, ठीक है, मेक इट 30। सो अभी आप अगर कैलसी पे टोटल देखोगे तो आपके पास आता है 87,656, 87,656 प्लस 87,656 प्लस 43,830, 43,830 प्लस करोगे तो 21,914, सो हियर यू विल गेट 1,53,400 का टोटल वैल्यू, ठीक है। और तीनों को उसके पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो तीनों को पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आप जब इसको देखोगे तो दिस इज कंसिडर एज योर फाइनल आंसर, है ना। फाइनल आंसर यानी उसका पेमेंट कितने का करना था। आपको 2 लाख में से आपने पहले उसको 40,000 दिया था, ठीक है, तो 1,60,000 देने के लिए बाकी रह गया था, 1,60,000 देने के लिए बाकी रह गया था। उसके बाद फिर वापस अपने को वापस अपन ने कितना पेड किया, 87,567। अच्छा, जो भी पेमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी पेमेंट हम कर रहे हैं बेसिकली अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको ना ब्रैकेट में रखने का, सो दैट अपने को पता चलेगा कि ये वाली वैल्यू जो है ये हमने पेड करी है, ठीक है। अगर आप इसमें रखेंगे तो पता चलेगा कि ये वैल्यू हमने पे है, और हर एक फिगर को ब्रैकेट में रखने की कोशिश करिए। सो यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ, तो यहाँ पे मिस्टेक्स हो सकती हैं, पर प्लीज आप नोटबुक में जब लिखेंगे तो प्लीज फॉर्मेटिंग जरा बराबर रखिएगा। सो ब्रैकेट में लिखें, सो हमको पता चलेगा कि हमने ये पेमेंट करी है, ठीक है। सो ये डिसोल्यूशन से, इनफैक्ट ये पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन से पार्टनर को बेसिकली प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सो बेसिकली ये 153,400 हमने पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वी हैव नील बैलेंस, कुछ भी बैलेंस नहीं है हमारे पास, है ना। और अगर फर्स्ट कॉलम की बात करोगे तो फर्स्ट कॉलम में बेसिकली अपने को क्या आएगा, लॉस आएगा। मुझे कैसे पता, मेरे पास टेक्स्ट बुक है इसलिए पता, क्या नहीं, देख के पता चल रहा है। लॉस ऑन क्या लिखना है, रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन। कैसे पता चला मालूम है, देखो अब यहाँ पे बहुत सिंपल सा स्टेप है बच्चों। 40,000 अभी कितने का हुआ है वो चेक करेंगे। सो अपने को देना कितना था,
बेसिकली अपने को पेमेंट कितने की करनी थी, 2 लाख रुपीज अपने को देना था। सो माइनस करना शुरू करो। देखो 2 लाख में से आपने पहले उसको 40,000 पेड कर दिया था, फिर आपने पे किया 87,656, तो माइनस 87,656। ओके, तो 72,344 का बैलेंस इसे अभी भी पेड करना बाकी है, तो 72,344 यहाँ पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इज ये भाई साहब मिस्टर शर्मा है ना, इनको भी पेमेंट अपने को बेसिकली कितने की करनी थी, 1,60,000, ठीक है, 1,60,000 की पेमेंट हमको करनी थी। आउट ऑफ 1,60,000 का पेमेंट, सॉरी 1,20,000 की पेमेंट हमको करनी थी। 1,20,000 के पेमेंट में हमने क्या किया, कितना कितना पेमेंट हमने ऑलरेडी किया, 1,20,000 माइनस 40। सो टाइप करो कैलकुलेटर पे 1,20,000 माइनस 40,000 माइनस we paid 43,830 so that is 36,170। इतने का बैलेंस अभी भी बचा हुआ है, ठीक है, 36,170 इतने का बैलेंस अपने को अभी भी पेड करना बाकी है ना। सो दिस इज कंसिडर एज अ लॉस ऑन द रियलाइजेशन। अच्छा, अभी तीसरे वाले की कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। इसको 40,000 पे करना ही था, पर ये 40,000 अपन ने सिर्फ 21,914 ही पे किया। सो बेसिक कैलकुलेशन इज 40,000 माइनस 21,914, ठीक है। सो 18,086, हियर इट इज 18,086। इतने का ही पेमेंट हम उसको कर पाए, यानी स्टिल वी हैव टू पे 72,344, 36,170 एंड 18,086। सो दैट इज कंसिडर एज अ लॉस ऑन रियलाइजेशन। अगर कहीं हमने ज्यादा पैसे पेड कर दिए होते तो हम उसको लिखते थे प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, है ना, क्योंकि तब पार्टनर्स को ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो हम वहां पे लिखते थे प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। क्योंकि हमने कम पैसा पेड किया है, इसीलिए दिस इज कंसिडर लॉस ऑन रियलाइजेशन। रिविजन देखो फटाफट से, वापस से देखो करना क्या है। कॉलम्स स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप। आंसर सॉल्व करना इज वेरी इजी। क्या करने होता है अपने को, जितने एक बैंक बैलेंस, एक पर्टिकुलर्स, ठीक है, उसके अलावा फिर कितने कॉलम्स बनाने पड़ते हैं, डिपेंड अपॉन द लायबिलिटीज। कितनी लायबिलिटीज अपने को क्वेश्चन में दी है, ठीक है, तो अगर 3 लायबिलिटी दी है तो अपने को 3 कॉलम करना पड़ेगा, 4 लायबिलिटी दी है तो 4 कॉलम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर जितनी भी लायबिलिटीज दी है उतने कॉलम्स बेसिकली बनाने हैं, और जितने पार्टनर्स है उतने कॉलम्स करने हैं। आफ्टर दैट वी हैव टू डू द फर्स्ट रियलाइजेशन ऑफ 1,20,000, उसमें वो बैलेंस जोड़ दिया, 121 हो गया। पेमेंट करना चालू करो, 1,21,000 है, पहले क्रेडिटर्स को पे कर दो, या बिल्स पेबल पे कर दो, या बैंक लोन, या जैसे जैसे लायबिलिटी है वैसे वैसे पेमेंट करो। तो आपने कर दिया पेमेंट, यहाँ पे 80,000 का कर दिया, लोन पूरा का पूरा चुकता कर दिया, फिर जो पैसा बचा था वहां से बिल्स पेबल हमने पेड कर दिया था। फिर सेकंड रियलाइजेशन किया, 1 लाख रुपए मिले। सेकंड रियलाइजेशन का वैल्यू 1 लाख रुपीज है, ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। फिर सेकंड रियलाइजेशन से हमने वापस से पेमेंट की है, किसको, बचे हुए बिल्स पेबल को एंड क्रेडिटर का पूरा पैसे कर दिया। सो हमारे पास तीनों लायबिलिटीज निल हो गई, देख लो, बैंक लोन भी खत्म, बिल्स पेबल भी खत्म, क्रेडिटर्स भी खत्म। अब जो आपके पास पैसा बचा है, उन बचे हुए पैसों में, यानी उन बचे हुए पैसों में से रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर को पेड करो, है ना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पेड करो। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपका 1,000 रुपीज था, वो आपने पेमेंट कर दिया। अब आपके पास 20,000 का बैलेंस बचा है। आउट ऑफ दैट 20,000 आप क्या करोगे, थर्ड रियलाइजेशन करोगे। थर्ड रियलाइजेशन आपका 1,58,000 का आया, तो 1,58,000 प्लस 20 ऊपर का था, तो टोटल कितना हो गया, 1,78,000। 1,78,000 में से हमने पेमेंट करना शुरू किया। तो सबसे पहले हमने शर्मा और पंडित को 80,000 रुपए पेड कर दिए, 40-40 करके, बचा 98 में फिर फोर्थ रियलाइजेशन जोड़ दिया, 55,400 का, टोटल वैल्यू होगी 153,400। 153,400 को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पंडित शर्मा और कर्मा को हमने बांट दिया, है ना। फिर बांट देने के बाद भी अगर हमको बैलेंस आता है, यानी उनको पैसे देने के लिए कम पड़ गए, इसका मतलब क्या, लॉस ऑन रियलाइजेशन है। अगर यही पॉजिटिव आंसर आता, यानी 2 लाख पेड करना था और हम 2,10,000 या 2,05,000 पेड कर देते, तो हमको प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन होता। क्लियर गर्ल्स, बाकी इसमें करने जैसा कुछ भी नहीं है। द चैप्टर इज वेरी इजी, आई एम गोइंग वेरी स्लो, प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट
एंड इफ यू आर फीलिंग कि ये समझ में नहीं आ रहा है, ये जगह पे डाउट है, इमीडिएटली कॉल मी गर्ल्स, आई एम आंसरिंग यू. Call me or message me in personal if there is any doubts, any difficulty.